ज्योति मिर्धा को एक बार फिर से हरा दिया है। मिर्धा परिवार और हनुमान बेनीवाल की अदावत बरसों से चली आ रही है। विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए, जो बयानों का दौर था वो लगातार जारी रहा। क्या कहेंगे? देखिए, उन लोगों ने खाली बयान ही दिए हैं। उनके दादाजी भी चुटकुले सुना-सुना के जीतते थे और नागौर के अंदर न तो कोई विकास करवाया, न शिक्षा की बात करी। अगर वो चाहते तो 60 साल पहले इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी नागौर पे आ जाता और नागौर के लोग बहुत आगे जाते। न कोई उद्योग हैं, सारा नागौर के अंदर खनिज संपदा देखिए आप, टंगस्टन, मार्बल, जिप्सम, चाइना क्ले, लाइमस्टोन, साथ आपका जितना जिप्सम राजस्थान के अंदर जितना खनिज संसाधन राजस्थान के अंदर है, वो नागौर के अंदर चाहे मकराना का संगमरमर हो जो वर्ल्ड के अंदर फेम है, सारी चीज़ें हस्त औजार उद्योग, लोहे का। लेकिन इन लोगों ने ना तो शिक्षा की बात करी, मिर्ज़ा परिवार ने रोज़गार की बात करी और ने लोगों को लड़ना सिखाया। परिणाम ये हुआ कि धीरे-धीरे ये चलते गए, जी। पीछे हटते गए, पार्टियाँ बदलते ऐसी कोई पार्टी भी नहीं हुई जिसके अंदर ये लोग नहीं गए और ज्योति मिर्धा भी चौथा चुनाव लगातार हारी है। 2014 में जब निर्दलीय लड़ा, उस समय ये हार गई थी। हम 3 लोग लड़े थे, ये भी जीती थी। 19 में मेरे सामने हारी जो मैं एनडीए से था और विधानसभा का चुनाव ये हारी नागौर सीट से। जी। तब आरएलपी ने कोई उम्मीदवार वहाँ नहीं उतारा नागौर में और अब ये एनडीए में चली गई और एनडीए के अंदर ये फिर चुनाव हार गई। 4 चुनाव चुनाव के बाद ये लोग चले जाते हैं, हर बार अपना मोबाइल नंबर बदलते हैं, पता बदलते हैं और फिर आ जाते हैं। पर्यटक हैं ये, जिस तरह साइबेरियन सारस आती है सांभर के वहाँ पे, उसी तरह ये लोग दिखते हैं 2-5 साल से और वापिस उड़ जाते हैं। ये है इनका, इसलिए नागौर की जनता ने इनको करारा जवाब दिया। ये तो जो वोट उनको मिला वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है। इसमें 50,000 वोट इनके सबके जोड़ लो, जितने भी कांग्रेसी आई थी ना इसके साथ, बाकी सारा का सारा वोट बीजेपी के सिंबल का वोट था। क्या हनुमान बेनीवाल मिर्धा परिवार की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? कर ही दिया, अब क्या है, क्या इनके पास? कुछ भी नहीं। अब तो आपने देखा होगा कि वार्ड पे फर्जी वोट डालते हुए पकड़े गए थे इनके भाई भतीजे। वहाँ बूथ पे जाके वो वोट डाल रहे थे और मृदा ही नहीं, जो भी राजस्थान के अंदर जिन लोगों ने सिर्फ भाषणों से राजनीति करी, जिन्होंने जनता का काम नहीं किया, अ, लोग उनको पहचान गए और राजस्थान के करीब-करीब घराने जो भाई भतीजावाद में उलझे रहे, उनको घर बिठा दिया राजस्थान की जनता ने तमाम जगह। मिर्ज़ा परिवार ने तमाम जगह, जोधपुर से लेके शेखावाटी से लेके उनको घर का रास्ता दिखाया सब जगह। जी। लोकसभा चुनाव जीतने के बाद में अब हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि एक सांसद विधानसभा का सदस्य क्यों नहीं रह सकता? विधानसभा सदस्य और सांसद दोनों साथ-साथ में रहा जा सकता है। आप इस पर बात भी करने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मुझे जब आज मैं शायद राजस्थान में पहला सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ, जो विधायक रहते हुए सांसद बना और फिर विधानसभा से इस्तीफा दिया 2 बार लगातार। ये 5 साल में 4 चुनाव में जीत गया खुद और एक मेरा छोटा भाई जीता, 5 चुनाव। तो मतलब उस जनता को मैं धन्यवाद किस रूप में दूँ? इस विधानसभा को छोड़ते हुए थोड़ा मैं मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रहा था कि मैं विधानसभा छोड़ के जा रहा हूँ। मतलब आज मन थोड़ा ऐसा हो रहा था कि जिस विधानसभा में मेरी राजनीतिक शुरुआत हुई, तो मैंने ये कहा कि मैंने कहा विधायक भी रहे और सांसद भी रहे, क्या दिक्कत है? जब बिन हारे हुए लोग मंत्री रह सकते हैं, हारे हुए लोगों को मंत्री बनाया दिल्ली मंत्रिमंडल में, यहाँ भी कई बार उदाहरण मिलता है। जहाँ विधान परिषद है, वहाँ विधान परिषद वाला विधानसभा के अंदर आ जाता है, विधानसभा वाला विधान परिषद में जाके कायदा तो ये है कि एक सदन का व्यक्ति उसी सदन के अंदर रहेगा, लेकिन ये है कि फिर जो मंत्री होता है, वो सब जगह घूमता है, बिल्कुल। वो घूम अपनी बात भी कहता है। तो मेरा ये था कि भाई दोनों सदनों में क्यों नहीं रह सकता? व्हाई? होना चाहिए, ये मेरे विचार थे। मेरे व्यक्तिगत विचार थे, इस बात को उठाऊँगा मैं अलग मंच से कि अगर विधायक है तो एमपी रह जाए, उसमें बुराई क्या है? क्या बुराई उसके अंदर? तो मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई सब जगह मंत्री रहे। मैंने कहा अगर विधायक है और वो सांसद चुन लिया जाता है तो विधायक भी रहना चाहिए। ये ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए। ऐसे तो गवर्नर का पद किस काम का? ऐसे ही लाके बिठा रखा, कितना खर्चा हो रहा है इस पद के अंदर, आप बताएँ? तो राज्यसभा की भी आवश्यकता नहीं, क्यों है राज्यसभा? गवर्नर का पद तो ज़रूरी है। किस बात के लिए? क्या हाथ राज्यपाल के लिए क्या ज़रूरी बताओ? राज्यपाल के कहने से क्या होता है? राज्यपाल का पद एक ही चीज़ में ज़रूरी है कि जब सरकार को भंग करना होता है, तो इससे रिपोर्ट माँगी जाती है। बाकी राज्यपाल के कहने से कुछ भी नहीं होता और जो करोड़ों रुपए राज्यपाल खर्च करता है, उसकी ऑडिट नहीं होती। ये बोझ है एक तरीके से राज्यपाल। तो एक संवैधानिक पद पर आप सवाल मैं कह रहा हूँ बोझ है राज्यपाल, कोई मतलब नहीं राज्यपाल का। क्या मतलब आप बताओ मुझे? कोई आवश्यकता ही नहीं इनकी। तो अंग्रेजों के बनाए कानून लेके चल रहे हो आप, एक तरफ तो ब कानून कम करने की बात कर रहे हो,
एनडीए वाले एकदम बढ़ाते जा रहे। मैंने पहले भी मांग करी थी कि गवर्नर का पद भी खत्म होना चाहिए। कहाँ आवश्यकता है गवर्नर के पद की? बताओ मुझे, क्या गवर्नर क्या? और क्या जब सरकार विरोधी होती है तो गवर्नर कुछ भी कह रहे, तो संविधान के अंदर अमेंडमेंट भी तो हो रहा है ना बार बार। संविधान जब बना था तो संविधान बनने के बाद संविधान में कितने बदलाव हुए आप देखिए। संविधान में कितने बदलाव। आज उपराष्ट्रपति का पद है, जैसे उपराष्ट्रपति करोड़ों रुपए खर्च करके और अपना बंगला बना रहे हैं वो अभी राष्ट्रपति के बगल में। अब करोड़ों अरबों रुपए, वो पैसा किसका है? वो जनता का पैसा है। तो जनता के पैसे, इनकी आवश्यकता को नहीं, सिर्फ राज्यसभा के सभापति के तौर पे ये राज्यसभा की कराते हैं, वो तो अलग से कर लो। मैं तो कह रहा हूँ आवश्यकता ही नहीं भाई इन पदों की, कहाँ आवश्यकता है? तो वही वो कर रहे हो आप सारा का सारा। तो वही जो एक लीक चली आ रही है उसी पीछे 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 चल रहे हो। गवर्नर के पास क्या पावर है, क्या ताकत है गवर्नर के पास? अगर अगर गवर्नर चाहे तो किसी थानेदार को भी नहीं हटा सकता। गवर्नर आरआई पटवारी ग्राम सेवक नहीं हटा सकता। तो बोझ है, सिर्फ लोगों को खाना खिलाना, चाय नाश्ते का बिल करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता राज्यपाल, और कोई मतलब नहीं राज्यपाल का। ये मैंने पहले भी डिमांड करी कि खत्म होने चाहिए फालतू के पद जितने भी है, और ये फालतू के जो कानून है ये भी खत्म होने चाहिए। आवश्यक क्या है वो वो लाना चाहिए। आज 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 हमारी क्या मुझसे रेसिपी बताएं मुझे। आज हम अगर जीवन जी रहे हैं, सरकार हमारे फोन टैप कर लेती है। आज हस्बैंड वाइफ कोई बात करते हैं उसको भी सरकार सुन लेती है, ब्लैकमेल कर सकती है किसी को भी। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग कोई भी करके वायरल कर देता। आज हम नेता हैं, आप पत्रकार हो, कोई बात करेगा, बात करते तो रिकॉर्डिंग वायरल कर देगा। तो एक तरीके से इन इन चीजों पे सरकार को सोचना, ये कानून बनने। हनुमान बेनीवाल को राज्यपाल या उपराज्यपाल से किसी प्रकार की निजी टीस है, क्योंकि आप बार बार सवाल उठाते रहते हैं। मेरे को तो कोई टीस नहीं है। मेरे को टीस इस बात की है कि जब फालतू के खर्चे हो रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई वजूद नहीं है, हम जाते हैं गवर्नर को ज्ञापन देंगे, ये देंगे। गवर्नर के पास है क्या, बताओ मुझे? क्या ज्ञापन से आज तक गवर्नर को ज्ञापन देने से कोई काम हुआ? 70 साल में राजस्थान के अंदर मैंने कितने ज्ञापन गवर्नर को दिए, कितने राष्ट्रपति तक पहुंचे। देखिए, ताकत चीफ मिनिस्टर के पास होती है, वहाँ प्रधानमंत्री के पास होती है। जो ये करके भेजते हैं दोबारा नहीं करते तो उनको करना पड़ता है, अपना भी माना जाता है। आप बताइए, कोई बिल पास होता है वो गवर्नर के पास जाता है, एक बार रोक सकता, दोबारा थोड़ी रोक सकता। तो मेरा ये था कि इनकी आवश्यकता नहीं है, मेरे निजी विचार है। और मैं चाहता हूँ कि विधायक जो है वो एमपी रहे, और एमपी विधायक रह सकता है। अगर चुनाव लड़ने का अधिकार है तो फिर रहना का भी अधिकार होना चाहिए। मैंने मांग करी है, मेरी कोई पार्टी का एजेंडा, अभी तो मेरी पार्टी को देश में लड़ नहीं रही है, विधानसभा के अंदर नहीं। ये मेरे निजी विचार थे। जब मैं राजस्थान की विधानसभा छोड़ रहा था तो मुझे थोड़ा सा मन मेरा भारी हो रहा था। मैंने कहा यहाँ का भी सजते रह जाते तो कौन, ये तो 20 दिन चलती है विधानसभा, 20 दिन चलती है, लोकसभा 80 दिन चलती है। तो कार्रवाई यहाँ में भी भाग ले लें और वहां भी ले सकता है। क्या क्या हो जाएगा? हनुमान बेनीवाल ने इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, कांग्रेस ने कितना साथ दिया? देखिए, कांग्रेस को मेरे से ज्यादा फायदा हुआ, मुझे कम हुआ। कांग्रेस ने मुझे लटका के छोड़ा, और पहले 2-3 सीट की बात करी, फिर मेरा ही कैंडिडेट चुरा लिया बाड़मेर वाला। मेरा कैंडिडेट चोर के लगे, इनको उम्मीदवार भी नहीं थे बेचारों के पास। और इनको तो ये मतलब लॉटरी लग गई इन लोगों की कि मैं इनके हाथ आ गया। इनके एक भी आप देखो ना, कौन से 3 लाख जीत गए, 40,000 के 50। इतने तो आरएलपी ने वोट लिए हैं। सीकर में आरएलपी के 65-70 हजार वोट है। झुंझुनू, चूरू, जहाँ मेरे अच्छे वोट थे, ये सारी सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की वजह से कांग्रेस पार्टी जीती है। और कांग्रेस के 3 लाख वोट मुझे नागौर के अंदर मिले थे। 6 लाख वोट, मैं कह रहा हूँ 6 लाख वोट मुझे मिले। 3 लाख कांग्रेस पार्टी के वोट मुझे मिले नागौर के अंदर, और 20 लाख से ज्यादा वोट आरएलपी के मिले कांग्रेस पार्टी को। आप वोट निकाल के देख लीजिए ना, इनका वोट कितना ज्यादा कांग्रेस पार्टी का। और ऐसा कोई इलाका नहीं जहां आरएलपी ने वोट नहीं लिया, चाहे 18 में लिया, 23 में लिया, या 22 इलेक्शन के अंदर लिया। तो जब वोट लिया तो मेरी ताकत से ही तो बना है सारा का सारा। लेकिन इन्होंने कभी अपने मुंह से ये बात किसी नेता ने नहीं कही। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कांग्रेस का वोट मुझे मिला, और इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया अलायंस के अंदर रहते हो हम जीते। बार बार कहे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पता लग जाएगा उपचुनाव आ रहे हैं, इसमें जरूर थोड़ी अलायंस रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी तय नहीं है। इस पर भी आऊंगी। आपने कहा कि बाड़मेर के जो उम्मीदवार है चुरा के लेके मेदाराम बेनीवाल को, वो कांग्रेस ने आपसे चुरा लिया और उन्होंने जीत भी दर्ज कर लिया, आपने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं की, मैंने नहीं की। उसका कारण था क्योंकि जो निर्दलीय उम्मीदवार लड़ रहा था, लोगों की भावनाएं थी वहां पे। कुछ मेरी पार्टी के बच्चों ने एक पीसी करी बीजेपी के साथ मिलकर। मैंने तुरंत दूसरे जो बच्चे थे उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस वापस कराई। मैंने कहा इस स्थिति में जो कंटेस्टिंग उम्मीदवार है उ- उससे ये ठीक है। ये मेरी भावना थी कि मेरी वजह से कोई ऐसा काम नहीं हो। बाकी ये कैंडिडेट तो जब 18 में लाया था तो कुछ जानते थे, लोग पकड़ के लाए थे इसको। और मैंने उसको टिकट भी दिया, 18-23 2 बार मैंने इसको तैयार किया। सिर्फ इनको जब लगा कुछ नहीं है, हनुमान जी की बात चल रही ऊपर लेवल पर, तो कांग्रेस पार्टी के एक धड़े ने ये चाहा कि आरएलपी को ही तोड़ दो,
तो आरएलपी टूट जाएगी, तो हनुमान जी वैसे धराशायी हो जाएंगे, लोगों के अंदर मैसेज उल्टा चला जाएगा। और ये कांग्रेस की राजनीति जो थी उसमें ये लोग मुझे भी कमजोर करना, क्षेत्रीय दलों को सब मारना चाहते, बीजेपी भी मारना चाहती है, कांग्रेस भी क्षेत्रीय दलों को पनपने नहीं देना चाहती। और जो पनप जाते हैं तो उसके बाद सरेंडर भी जल्दी हो जाती है, आपने देखा होगा कांग्रेस बीजेपी को। तो इन्होंने, इनके पास कैंडिडेट नहीं था जीतने वाला, इसलिए मेरा कैंडिडेट चुराया इन्होंने और खड़ा कर दिया और जीत। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आरएलपी के बिना कोई हवा ही नहीं बढ़ती कांग्रेस पार्टी, ये गलत फहमी के अंदर है। अब जो उपचुनाव हो रहा है इसमें भी हम बात करेंगे, मैं दावा देवली उन्याने पे भी करूंगा, जहाँ 20,000 वोट मैंने लिए हैं, खेम सब तो रहेगा ही रहेगा मेरा, झुंझुनू पे भी दावा करूंगा, जहाँ मेरे समर्थक हैं, मेरे फॉलोअर हैं, मेरे वोट है, वहाँ मैं मेरी पार्टी को मजबूत करूंगा राजस्थान के अंदर, किसी का पिछलग्गू नहीं हूँ। हाँ, ये सही है, इंडिया अलायंस के अंदर था, एनडीए का दिमाग खराब हो गया था, मोदी को मैंने चुनौती दी, मैंने कहा आना आपको राजस्थान में ठीक करेंगे, मैंने मेरा धर्म निभाया, राजधर्म, बीजेपी की खिलाफत करी मैंने और हराया भारतीय जनता पार्टी को। अगर ये कांग्रेस के लोग सही ढंग से चलते, जयपुर ग्रामीण की सीट इनकी आती, कोटा की आती, अलवर की आती, बीकानेर की आती, जोधपुर की आती, लेकिन इन्होंने हमारा उपयोग ही नहीं किया। आप कह रहे हैं उम्मेदाराम बेनीवाल के लिए कि उन्हें कोई जानता नहीं था। देखिए, उम्मेदाराम बेनीवाल से पंजाब केसरी की टीम ने भी चुनाव से पहले भी और जीतने के बाद भी मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा वो आपको बड़ा भाई मानते हैं। अभी हमने मुलाकात की कि जीत की बधाई नहीं दी आपने उन्हें फोन करके, उन्होंने इसकी शिकायत की। अरे छोड़ो, आप दूसरी चीज पाओ, ऐसा है, आप उस बात पे बताओ, कोई और बात टॉपिक पे आओ आप, ठीक है, उस बात बार उसके बार करके कोई इतना बड़ा नेता नहीं, उसी के बारे में बात करूं। मैंने कांग्रेस पार्टी में बोल दिया कि कांग्रेस पार्टी ने मेरा उम्मीदवार चुरा लिया, ठीक है ना, तो चुरा के लड़ लिया चुनाव, हो गई बस बात। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मुझे बीजेपी को सबक सिखाना था। मतलब बाड़मेर जैसलमेर में जो मेदाराम बेनीवाल जीते हैं वो आरएलपी टैग की वजह से और हनुमान बेनीवाल के साथ की वजह से जीते। आरएलपी टैग की वजह से नहीं, तो अब जीत जाए वापिस एक दे दे, मैं तो रिजाइन कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। वो कांग्रेस को कहो अपने 4 रिजाइन करा दे, 8 नहीं कराए, 2 ही करा दे, 2 कांग्रेस करा दे और मैं रिजाइन करता हूँ। मैं मेरे दम पे लड़ूंगा, कांग्रेस अपने दम पे लड़े, एक जीत के दिखा दे। नहीं होता ऐसा, कहने से अलग होता नहीं। तो कांग्रेस के जमाने में कौन सी गलतियां नहीं हुई राजस्थान में, आपने देखा नहीं कि हमने ही वो मुद्दे उठाए थे, पेपर लीक के, बजरी के तमाम मुद्दे, तो दोनों मिले में बीजेपी कांग्रेस, ये बात हुई थी। इंडिया अलायंस, भारतीय जनता पार्टी मोदी को सबक सिखाने के लिए, अग्निवीर, किसान आंदोलन, पहलवानों के मामले, सारे मामले मैंने उठाए थे, हर जगह मैं था। और राजस्थान का प्रतिनिधित्व सिर्फ मैं करता था, कांग्रेस पार्टी नहीं थी वहाँ, कांग्रेस का एक भी एमपी नहीं था। तो इस बीजेपी, एक हनुमान बेनीवाल था जो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था वहां पे हमेशा। फिर भी कांग्रेस वाले कहते थे 25 बीजेपी के सांसद, 25 कहाँ, तो मैं तो अलग था, उनको पता ही नहीं उन लोगों को। ठीक है, अब उनका तीर चल गया और हमेशा तीर निशाने पे नहीं लगते, आप भी जानते हैं, कई बार परिस्थितियां हो जाती है। और जैसा कांग्रेस पार्टी ने मेरा नागौर, इसके नागौर के चुनाव के अंदर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुस्लिम मतदाताओं ने पूरे वोट मुझे डाले थे, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। बाकी कांग्रेस कहाँ थी, बीजेपी कहाँ थी, कांग्रेस के विधायक कहाँ थे, नेता कहाँ थे, पूरा पूर्व विधायक कहाँ थे, वो फीडबैक आप ले लेना, आपको अपना आप धीरे धीरे मिल जाएगा सारा। जी। अच्छा बेनीवाल साहब, अशोक गहलोत आपके समर्थन में चुनावी प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे, मगर सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा जैसे नेता नहीं पहुंचे, क्या वजह मान? छोटा था तो मैंने कहा भी नहीं, उसका तो वहाँ क्या प्रभाव नागौर के अंदर है भी नहीं, वहाँ क्या प्रभाव, उनसे बड़े नेता तो बैठे हैं ना वहाँ नागौर के अंदर। सचिन पायलट को अशोक गहलोत आए थे और मैंने भी उनके बेटे का प्रचार किया था, 2 रैली करी मैंने, और सचिन पायलट के मुकर गए। उन्होंने पहले हाँ भरी, परबतसर के अंदर कुछ गुर्जर वोट है मेरे संसदीय क्षेत्र में, करीब 30,000 पूरे जिले में, तो मैं चाह रहा था गुर्जरों में एक बार आए तो ठीक रह जाए, लेकिन इन्होंने हाँ करके और फिर लास्ट में नहीं आई है, उसका मुझे नुकसान भी हुआ 15-20,000 वोट का जिले का। अगर सचिन पायलट आते तो और ज्यादा मार्जिन के साथ आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं भी आते तो भी मैं जीता, और आते तो 2-5 हजार ज्यादा, उनके बिना भी 18 में पार्टी बना के जीता हूँ, 13 में जीता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ही बात हो गई कि राजस्थान में पार्टी बना के किसी व्यक्ति ने अगर लंबी लड़ाई लड़ी, वो हनुमान बेनीवाल है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने कई लोगों को देखा जो अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते थे, फिर उसी कमरे में घुस जाते थे। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हनुमान बेनीवाल ने जो तीसरा मोर्चा राजस्थान में खड़ा किया है, आरएलपी मजबूती के साथ खड़ी है और हमेशा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है, तीसरे मोर्चे के अगर नजरिए से देखा जाए तो। मगर इसके साथ ही सोशल मीडिया पर एक और बात उठ रही है कि पहले एनडीए के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, चुनाव जीतने के बाद में साथ छोड़ दिया। अब इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा तो चुनाव जीतने के बाद में फिर साथ छोड़ दिया। दम है मेरे अंदर, दम है, 7 पार्टियां मेरे से करती है, मैं पार्टियों के पीछे नहीं भागता। और 4 तारीख को जब रिजल्ट आए थे देश के अंदर, परिणाम आए थे, जब एक-एक एमपी की आवश्यकता थी,
इंडिया वाले मुझे भूल गए थे हुँ। और एनडीए भाग रहा था पीछे, फिर भी एनडीए की तरफ नहीं गया, इंडिया की तरफ ही खड़ा हूँ, विपक्ष में खड़ा हूँ। मुझे मंत्री का शौक नहीं, 3 में ही बन जाता। वसुंधरा राजे से लड़ाई लड़के उसको बाहर का रास्ता मैंने ही दिखाया था। मैं तो देखता हूँ आज जितने बड़े नेता हैं ना, किस तरह स्टेट एंकर पे वसुंधरा कदमों में पड़े रहते थे। मैं जानता नहीं औकात किस नेता की कितनी है। मैं से कुछ छिपाया क्या ठाण में से लेकर आज तक राजनीतिक सफर सारा। मैं इंडिया के साथ नहीं था, एनडीए एनडीए को इसलिए छोड़ा कि किसानों के बिल आए। तीनों कृषि बिलों के लिए उत्तरी भारत में एक व्यक्ति ने जो मिनिस्टर बन सकता था, उसने हमेशा मोदी का साथ छोड़ा और इंडिया के साथ इसलिए था कि बीजेपी को मारना था। मैं भी चाहता था किसी की बी टीम बन के काम कर सकता था, कांग्रेस मर जाती यहाँ पे। कांग्रेस को भी जिंदा रखना था, क्योंकि विपक्ष जिंदा रहेगा जभी तो बात होगी। और अब लड़ाई लड़ूंगा तमाम मुद्दों पे। पेपर लीक की घटनाएं जो हुई कांग्रेस कार्यकाल में, पेपर लीक के कौन लोग थे, तो आप क्या ऐसे थोड़ी छोड़ दूंगा मैं। इंडिया में मेरा अलायंस है, लेकिन मेरे मुद्दे तो वैसे ही रहेंगे ना जो है मुद्दे, वो मुद्दे थोड़ी छूटेंगे। हनुमान बेनीवाल ने काफी किया है, पूरे राजस्थान की, पूरे प्रदेश की जनता जानती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ज्योति मिर्धा बेनीवाल को चैलेंज कर रही है कि दम है तो गठबंधन के साए में ना रह करके अकेले चुनाव लड़के दिखाए। उपचुनाव को लेकर के उन्होंने चैलेंज किया है, एक्सेप्ट करते हैं? शायद या तो मीडिया वालों को आपको आधी अधूरी जानकारी, आप पूरी जानकारी ये रखा करो कि गठबंधन के बिना भी 2013 और 18 के अंदर में जीत के आया था। 18 में 3 विधायक लाया था। सारे उपचुनाव बिना गठबंधन लड़े, बीजेपी की जमानत जब्त कराई, कांग्रेस की जमानत जब्त कराई। और मेरे सामने 2003 से लेके अब तक 8 बार कांग्रेस पार्टी आ रही है, कहीं चौथे नंबर रही, तीसरे नंबर पे, और भाजपा भी हार गई, 4 बार जमानत जब्त हुई। तो उसके कहने से क्या बार बार उसका नाम ले रहे हो? कोई इतनी बड़ी नेता नहीं है वो। जो वसुंधरा गहलोत और जो दूसरे बड़े-बड़े नेता थे, उनसे मैं लड़ता रहा, मोदी से लड़ लिया, उसको बार-बार क्यों आप हवा के अंदर मीडिया वाले चलाते रहते हैं? जी। कभी तो कहते थे भजन लाल से हनुमान जी मिले, कभी कुछ कह देते थे। आप लोग आपस में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए मीडिया को। अच्छा बेनीवाल जी, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे। देवी सिंह भाटी वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं। हाल ही में उन्होंने अपना बयान दिया है कि राजस्थान में जो बीजेपी इतनी सीटें हार गई है, उसके पीछे राजेंद्र राठौड़ जैसे दिग्गज नेता को कारण बताया है। कई कारण भी उन्होंने दिखाया। आपका क्या स्टैंड है? देखिए, वो उनके आपस में खींचतान चल रही होगी, देवी सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़ के, लेकिन देवी सिंह भाटी का पोता आरएलपी की वजह से जीता है, इतना ही मैं कह सकता वो कैसे, अगर इस हूँ। पे वोट लिए ना 30,000 आरएलपी ने, वोट लिए इसलिए जीत गए वो। वोट नहीं लिए तो फिर हार ही रहे हैं वो तो 2-3 बार से पहले। ये मैं कह सकता हूँ उनका पोता आरएलपी की वजह से जीता। अब किसकी वजह से कांग्रेस हारी, किसकी वजह से भाजपा हारी है, हो सकता है उनको पूरी जानकारी हो कि नहीं हो, तो उनसे बात कीजिए आप कैसे हारी। वो जिले वाइज चर्चा करो देवी सिंह जी के साथ बैठ के, आप वो बता देंगे आप। बिल्कुल। अब अपने क्षेत्र में हनुमान बेनीवाल क्या काम करने वाले हैं, नागौर लोकसभा क्षेत्र मैं तो के लिए? पूरे देश के लिए करूंगा साहब। सबसे बड़ा मुद्दा अग्निवीर है, इसको समाप्त कराएंगे। पहले ही दिन हमारे तेवर आप देख लेना, जब जाएं, जब आपको पता लग जाएगा। अग्निवीर समाप्त करें और बाकी जो हमारे राजस्थान के लंबित मुद्दे हैं, चाहे सिंचाई के हो, पीआरसीपी का मामला रोज हम उठाते थे, पानी के मुद्दे,